मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वज़ीर हैं, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, आपके पास वज़ीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वज़ीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए। वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिज़र्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में है। उन्होंने जितना अपने आईटी सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो जी के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूँ कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं। इंडिया से सीखें कि कैसे उनकी वो इकॉनमी बेहतर आ रही है। हमारे इधर हर दूसरा बच्चा चाहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाएँ, यूरोप जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ। इंडिया के अंदर उनको मौके दिए जा रहे हैं कि वो इंडिया में अपना फ्यूचर बनाएं, इसकी बजाय कि वो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद रहे। इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर मैदान में बाजी मार रहा है, हर मैदान में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हमसाया मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो है 11 साल के बाद अपने नाम की है। सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, हर मैदान में वो जीत रहे हैं और पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें क्रिकेट की, जिस तरह से एक कैप्टन को खेलना चाहिए टीम को लेके और फाइनल में और 70+ स्कोर करना और विनिंग अपने लिए नहीं, वो किसी इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं विराट कोहली से सीखे। हम कहते हैं कि यार एक तरफ बाबर आजम है, दूसरा विराट कोहली, हम कहते हैं बाबर आजम वो था, कोहली का दौर है, रिटायरमेंट के बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इनके आपस के मामला बेहतर नहीं हो रहे हैं। अब उसको देखा देखिए, उनका कैप्टन देखे क्या मैनेजमेंट थी उनकी, जिस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा ने खेला, क्या ज़बरदस्त उन्होंने खेला। देन बुमराह की जो वो बॉलिंग थी उसको देखे तो अगली टीम तो गुमराह हो गई थी, ठीक है। वो जो कैच था उनका बाकमाल, लेकिन ये सारी टीम कम्बिनेशन से आपका बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का PCB है उसके अंदर इतना पॉलिटिक्स इन हुआ है कि एक बंदे के पास 3 ओहदे हैं डेडिकेटेड। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को 3 मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खेल भी उनको दे रहे हैं, वज़ीर दाखिला का जो एक मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, वो भी उसको दे रहे हैं, और सेनेटरशिप भी कि हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी उसने करना है बैठ के। यानी एक बंदा 3 काम नहीं कर सकते, डेडिकेटेडली करना है तो 3 बंदे 3 ओहदों के लिए हो। जबकि इंडिया के अंदर सिलेक्टेड जिस तरह से किया जाता है या सिलेक्शन जिनकी हो जाती है उसमें देखा जाता है कि क्या ये बंदा इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद जो PCB का हो या ICC के लिए जिस तरह का इंडिया का रोल है उसमें डेडिकेटेड बंदे को दिया जाता है। देन अब आते हैं दूसरे मामला की तरफ। देखें जिस तरह का स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर सियासत की नज़र हो गया है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को सियासत का नज़र किया हुआ है। अब मौजूदा जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है उनको टैकल करने की बजाय वो एक पार्टी को लेके पीछे पड़े हुए हैं, इनको किसी तरह से ख़त्म करे। उन्होंने उनसे बल्ला छीना, हमने माना कि यार ठीक है कर दिया आपने, उसके बाद पार्टी को कलदम करने के पीछे लग गए, लेकिन वो सिर्फ खबरों की हद तक बात रह गई। उसके बाद उनके घरों तक छापे पड़ते गए, जो कि अब आपके बात यानी इंडिया में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था,
ठीक है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह खेला, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे, लेकिन हमने हर चीज़ को इतना पॉलिटिसाइज किया है कि पॉलिटिक्स भी बड़ा गर्क है हमारा, मुल्क की मईशत भी बड़ा गर्क हो गई है हमारी। और इसके बाद जो बंदर बांट जो हुई है ओहदों को जिस तरह से यहाँ नवाजा गया, वह एक से बढ़ के 1 2 3 4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस तरह अजीज़ों को नवाजा है कि यानी आप शरीफ ख़ानदान के अलावा पाकिस्तान में ओहदा यानी पाकिस्तान संभालने के लिए कोई है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यही तो इंडिया की कामयाबी का राज है, यही तो उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने हर रिश्ते को, अपने खेल को, अपने सियासत को, अपनी हर फील्ड को अलग अलग रखते हैं। अब देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। अब तीसरा टर्न्योवर भी नरेंद्र मोदी साहब का आया। उन्होंने कहा था कि एक बार मैं दोबारा से जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो सोचें वो कितने बड़े बड़े एम लेकर एक बार फिर से जो है मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वज़ीर हैं, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, आपके पास वज़ीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वज़ीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए ताकि पता लगे। अब आते हैं दूसरे इंडिया की तरफ, तो उन्होंने जितना अपने IT सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो जी के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूँ कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिलों पर हमने उनको डबल कर दिए, हमने उनको गंदम की सब्सिडी ख़त्म की, उन्होंने एहतजाज किया, बदले में हमने वहाँ पे यानी जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको हमने वहाँ पे उतारा और वहाँ पे गए, उन्होंने महाज को संभाला, फिर जाके उनके मुज़ाकरात हुए और वो कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास तो IT सेक्टर का भी कोई हाल नहीं है, पॉलिटिशियंस का भी कोई हाल नहीं है, दूसरा हमारे पास जो तालीमी निज़ाम है उसका भी कोई हाल नहीं है। जब तालीमी निज़ाम की आप बात करें, इसी पर सवाल करना चाहूँगी कि अब आप देखें कि हम अपने किताबों में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप ये देखें कि अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन के निज़ाम पर, तो उनका एजुकेशन का निज़ाम हमसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कई इंडियन बच्चों की किताबें देखी हैं, उनकी किताबों में पाकिस्तान से रिलेटेड तारीख़ी वाक़यात लिखे हुए हैं, 1965 की 1947 की जंग के जिक्र हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नफरत बढ़ रही है दिन ब दिन। आप यहाँ मार्केट में अभी बच्चों से सवाल करें, उनसे पूछें कि आप हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उनसे सिर्फ ये पूछे कि यार आपको दुश्मन कौन है, उन्होंने सीधे सीधे नाम देना है कि यार इंडिया है, हिंदुस्तान है, हमारा दुश्मन है। अब बात ये कि हमारा जो निसाब है वो 1947 से जिस तरह मैं माजी में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर सफ़ा नंबर 17 के ऊपर F=ma का फॉर्मूला है 1970 के अंदर, तो आज 2024 में भी सफ़ा नंबर 17 के ऊपर F=ma का फॉर्मूला है। यानी हमारा निसाब आज तक तब्दील नहीं हो सका। मुआशरती इल्म जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह की हमें मस्ख शुदा तारीख बताई जाती है, इसकी तो मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अब आते हैं दूसरे एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया से आप कंपेयर करें, वहाँ पे स्किल्स पर भी सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप स्किल सीखें, कोई ऐसा काम सीखें जो कोई आपसे न छीन सकें। ओके, स्किल वाहिद चीज़ है जो किसी से आप नहीं छीन सकते, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए हो तो जिसे आप काम करते हैं वो आपको, ओके पढ़ने को आपको शौक़ नहीं, ओके आप ये काम सीखें। हमारे यहाँ नहीं, बच्चा 6 साल 7 साल तक मैट्रिक में फेल है तो वो फेल ही है, वो ताहयात फेलियर ही है। जब तक वो 33%, वो भी गोरू ने हमें फिक्स किया, हम है ही नालायक। और अपने लिए तो इन्होंने 45% तय किया पाकिस्तान, यानी ख़ासकर ये पाकवहिंद के लिए इन्होंने 32.3% इन्होंने किया था। बाद में इन्होंने इसको कहा यार 32.5 कोई बात मानी नहीं रखती, तो इसलिए आप 33% रखे, उसको अपग्रेड करके राउंड ऑफ करके उन्होंने 33% रखा कि यहाँ के लोग इतने लायक नहीं है, 33% रखें कि ताकि ये पास हो जाएँ, किसी तरीके से आगे निकल जाएँ। तो बात यह है कि अगर गोरों का वही सिस्टम आज तक चल रहा है तो फिर हमने खुद क्या किया? नहीं हमारे वो जो बादशाह जितने कुछ ना उन्होंने कुछ काम किया, नहीं हमारे जो इस वक्त के जो खुदा बने बने उन्होंने कोई काम किया, नहीं
हमारे माशरे को संभालने की कोई बात की, नहीं हमारे निज़ाम तालीम को बेहतर करने की बात की, नहीं एक अच्छे माशरे को जो दुनिया में मिसाल दी जाती है जिस तरह के यार ये बेस्ट जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे घिर जाए, मैं अगले 2 मिनट में पूछता हूँ कि आपको मिलना कि नहीं मिलना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह उनकी जमहूरियत है, इतनी खूबसूरत और मतलब ऐसी जमहूरियत है कि बंदा सोचता है एक आध दफ़ा कि यार मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ही चला जाऊँ, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो आपके पास कंट्रोल डेमोक्रेसी है राइट नाउ। हाइब्रिड डेमोक्रेसी से कंट्रोल में चली गई है, यानी हाइब्रिड डेमोक्रेसी वो है जिसमें आपके नाम पे वोट आपको मैं दूं और आपके चलाने वाला कोई और हो। अब तो वो चलाने वाले खुल के सामने आ रहे हैं, तो ये एक कंट्रोल निज़ाम आया हुआ है। ये निज़ाम आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलते। इंडिया की तो यार इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ है, हमारा उनसे मुकाबला है ही नहीं। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, इंडिया हर फील्ड में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की यूथ की, तो यहाँ का बच्चा बच्चा हिंदू दुश्मन है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ये वर्ल्ड कप भी डिज़र्व करता है और वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिज़र्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रैटी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। इंडियन टीम में यूनिटी है। उनके पास एक तो उनके प्लेयर्स के पास बैकअप होता है। अगर विराट कोहली है इस वर्ल्ड कप में, उसके पास कोई उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं शो उसने की है, लेकिन इंडियन टीम फिर भी अनबीटेड रही है। तो पाकिस्तान में ये है कि अगर एक प्लेयर बाबर आजम है, बाबर आजम पे हम सब की तवक्कुआत होती हैं। बाबर आजम अगर टीम के अंदर परफॉर्म करता है नहीं करता, उसकी स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका इफेक्ट पूरी टीम लेके जा रही है। उसको टीम के साथ चलना होता है। टीम अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा है तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही होती है। तो इसलिए बाबर आजम टीम के अंदर यूनिटी नहीं ला पाए, उनकी वो टीम के साथ वो पूरी बॉन्डिंग नहीं हो पाई। ग्रुपिंग है टीम के अंदर, यूनिटी नहीं है, उनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है। ये तो आप बात करें ना क्रिकेट की, कि क्रिकेट में यूनिटी नहीं है, मुझे तो लगता है हमारे पाकिस्तान में भी यूनिटी नहीं है। अब आप देखें कि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ धड़ों के अंदर बटा हुआ है। पाकिस्तान के हर सूबे में जो है हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अलग मसाइल हैं, कश्मीर के अलग मसाइल हैं, सिंध के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के मेरा ख्याल है 26 से ज़्यादा सूबे हैं। लेकिन आप देखें कि एक नरेंद्र मोदी किस तरह अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है दुनिया की 30वीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। पाकिस्तान के अंदर ये तरक्की जो है ना, पाकिस्तान कर सकता है तरक्की, लेकिन नहीं कर रहा। ये इनके ऊपर जो लीडर्स या जो भी डायरेक्टर ऊपर खड़े हुए हैं, जो जिन्होंने एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करना होता है, एक चीज़ को चलाना होता है, वो सही तरह नहीं चला पा रहे हैं। ऊपर से हमारी जो आवाम है इनको भी पूरी ये अवेयर नहीं है चीज़ से। इनको अवेयरनेस, ये एक चीज़ अगर इनको पता चल जाती है तो उसके पीछे ही दौड़ने लग जाते हैं। इमरान खान, इनको पता है कि इमरान का अच्छा बंदा है तो उसको ये ज़्यादा ऊपर लेके चले जाते हैं। उसके फैंस हैं तो मतलब ज़्यादा फैनशिप में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है तो वो इस लिहाज से तरक्की कर सकता है कि एक ऐसा बंदे की सरपरस्ती में पाकिस्तान आए जो पाकिस्तान को हर फील्ड में उसके करप्शन मिटाई जाए। ये जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान को खा चुके हैं। पाकिस्तान किसी भी लिहाज में स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। इंडिया से सीखें कि कैसे उनकी वो इकॉनमी बेहतर आ रही है। हमारे इधर हर दूसरा बच्चा चाहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं। इंडिया के अंदर उनको मौके दिए जा रहे हैं कि वो इंडिया में अपना फ्यूचर बनाएं, इसकी बजाय कि वो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद रहें। बिल्कुल ऐसा ही, उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देती है। वहाँ पे आप एजुकेशन का निज़ाम देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, वहाँ पे आप साइंस और आईटी से देखें। आप देखें कि इंडिया चांद पर पहुँच गया और हम लोग आज कहाँ खड़े हैं। अगर हम बात करें तो हमारे सियासतदान तक आप पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर खड़े होकर जो है इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। इंडिया हर चीज़ में स्टेबल होता जा रहा है और पाकिस्तान का हकीकत में अब इंडिया के साथ तो मुकाबले ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे गुजर चुका है और पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन के निज़ाम की,
तो हमारे बच्चों के दिमागों में हमने एक बात रजिस्टर कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारा दुश्मन है। अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अपने नाम की, सिर्फ ये एक ट्रॉफ़ी नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की कामयाबियों पर और जीत पर? हमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे सीखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हमें हर मुल्क से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान और मुक़्तदिर इदारे मुखलिस नहीं होंगे हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अवाम तरक्की करवा ही नहीं सकती। अवाम ने क्या करना है? अवाम अपना रोल यही कर सकती है ना, टैक्स अदा करते, तो टैक्स तो अवाम हर चीज़ पर दे रही है। और देखिए, मेरी बात सुने, सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक से सीखें। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन ये जो अभी आपने बात की, मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। इल्म हासिल करो खातुम में चीन जाना पड़े, ये हदीस के नाम पर ये चीज़ को फैलाया गया। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये मुहावरा है, मुहावरा आप कह सकते हैं इसे, इस तरह की हदीस कोई भी नहीं है। बहरहाल इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में है। वहाँ पे 3%, 4% सूद है, यहाँ पे कितने परसेंट है? 12%, 15%, 20%, 25%। ज़मीन आसमान का फ़र्क। जब तक हम मुखलिस नहीं होते तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। हमें तरक्की के लिए सबसे पहले मुखलिस होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ। जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होगी यहाँ की सियासत, तब तक कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही ना। आप देखें कि इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर बैठकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आने से डरता है क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज है। पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टर आया और उसके बाद भाग गया। अमेज़न देखे पाकिस्तान में आया और बाद में चला गया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की जानिब से उनके साथ इतने फ्रॉड हुए कि वो लोग यहाँ से चले गए। तो ये चीज़ है ना, ट्रस्ट इश्यूज। इंडिया ने दुनिया का ट्रस्ट गेन किया हुआ है, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। मैं आपसे यही बात कर रहा था। सबसे पहले यहाँ पे सियासत स्टेबल नहीं है। जब तक सियासत स्टेबल नहीं होगी, कोई भी आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपने 6 माह बाद चल जाना है, आपने 5 साल पूरे करने हैं या नहीं करने। जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी किसी भी इन्वेस्टर को, वो कभी भी अपना पैसा किसी मुल्क में नहीं फेंकेगा। वो यहाँ की बजाय बांग्लादेश में फेंकना बेहतर समझेगा, जो कि कल तक बहुत पीछे था, आज वो भी हमसे आगे है। जो कल तक पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन बहुत पीछे था, लेकिन आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। और इंडिया की तो आप बात ही छोड़ देना, उसकी तो आप बात करके मैं समझता हूँ कि फजूल है उसकी बात करना, क्योंकि उससे सिर्फ आप जेलस हो रहे हैं। जेलसी फैक्ट हल नहीं है। हल है कि आप मुखलिस हो, उनसे कुछ सीखें यार, कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आप भी मुखलिस हो। इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो उसकी वजह हम खुद हैं, उसकी वजह कोई बाहर से नहीं है। मुदाखलत होना ना होना वो बात की बातें हैं। जब हम मुखलिस होंगे, मुदाखलत भी नहीं हो सकती। इंडिया ने रशिया से जब पेट्रोल लिया, उसे भी कहा गया कि आप नहीं ले सकते। उसने कहा जी मैं आपने वो करूँगा जो मेरे अवाम के मुफाद में होगा, मैं वो काम नहीं करूँगा जो मेरी अवाम के मुफाद में नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं जवाब दिया इस तरह का? अब आप देखें ना कि उन्होंने रशिया से इतना तेल खरीदा कि रशिया और इंडिया दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं। मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो अपने मुफाद के लिए खड़ा हो सकता है, तो ये अपने अवाम के, अपने मुल्क के मुफाद के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि इनके लिए दीन ईमान इनका है पैसा। जब तक ये दीन ईमान असल अल्लाह के नबी का नहीं ना होगा, तब तक ये लोग कभी तरक्की करने ही नहीं देंगे इस मुल्क को। हम लोग चाहें भी तो ये तरक्की नहीं करने देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये कलमा पढ़े, ये इस्लाम को, कानून को, इस्लामी कानून को माने, अल्लाह के नबी को दिल से माने, मौत पे यकीन रखें, क्योंकि इन्हें मौत पे यकीन नहीं है। जब मौत पे यकीन होगा तो तब ये वो जो 10% या 20% जो मशहूर है हमारे सियासतदान, वो ख़त्म होगी चीज़। वो चीज़ ख़त्म होगी, इन्वेस्टर खुद ब खुद आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर आपको इंडिया की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंडिया आपकी मिसाल देगा।